What's up guys? Welcome back to Grand Acad and today I've brought for you a video जिसमें हम एक ही साथ बैठ के बहुत ही कम समय में पूरा लिटरेचर सेक्शन कर लेंगे with poetry included. Sit back, relax guys. It's a very important video. I don't want you to miss even a second of this video. It's extremely important guys. आपका एग्जाम आने वाला है. Please don't skip this. Okay, let's go ahead and tell you what this video is going to be about. Firstly, let's understand why this video is even important. देखो, आपको रिवीजन करने की या पढ़ाई करने की जरूरत है because you need to consolidate the information in your head. As आपको एग्जाम में सारी चीजें सारे मेन पॉइंट्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम विच इज व्हाई आई अज्यूम दैट यू वांट अ वीडियो लाइक दिस एंड यू नीड टू डू मोर विद लेस टाइम. एट द सेम टाइम इसको देखने के बाद यू शुड वॉच आवर एनिमेटेड वीडियोज एंड यू शुड ऑल्सो डाउनलोड आवर ऐप फॉर एन एक्सक्लूसिव क्रैश कोर्स जिसमें हम आपको और डिटेल में पूरा का पूरा सिलेबस करवा सकते हैं फॉर 95 मार्क्स. ऑलराइट, लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू इट विद द लास्ट लेसन. Last lesson लिखा हुआ है by Alphonse Daudet. Franz was late for school and was fearing a scolding from his French teacher M. Hamel और वो contemplate कर रहा था अपनी क्लास को छोड़ने का that day. But ultimately he arrives and he finds a very unusual solemnity because in the sense कि बहुत ज़्यादा silence था उधर. You know, he wasn't able to feel the natural sounds that were present in his school, like the bustling of noises of students, of the fact that rulers were tapping on the table, rapping on the table. That wasn't present that day. M. Hamel announce करता है कि उनका फाइनल फ्रेंच लेसन है क्योंकि एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया है जो मैंडेट कर रहा है कि सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस, एल्सेस एंड लोरेन. वो इम्प्लोर करता है क्लास को कि भाई तुम अपनी फ्रेंच भाषा को चेरिश करो, बहुत प्यार करो इस चीज से. रिवीलिंग हिज ओन रिग्रेट्स एंड द विलेजर्स सॉरो फॉर नेग्लेक्टिंग देयर एजुकेशन. एम हैमल पैशनेटली टीच करता है द ब्यूटी ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज और एक ऐसा फाइनल लेक्चर डिलीवर करता है जो फ्रांस, जो एक नॉन सीरियस स्टूडेंट था, वो भी बैठ के रिग्रेटफुली और अमेजिडली सुनता है. He realizes the significance of his studies. As M. Hamel's departure looms, वो जाने वाला होता है, he writes Vive la France on the board, जिसका मतलब होता है Long live France, and he bids farewell without words, leaving an indelible impact on Franz and his classmates. Okay, let's jump straight into Lost Spring by Anis Jung, part 1. हर मॉर्निंग जो ऑथर अनीस जंग है वो साहिब से मिलती हैं, एक बेगर जो गार्बेज फील्ड्स के थ्रू जा रहा होता है सर्चिंग फॉर वैल्यूबल्स इन हर नेबरहुड. साहिब जो ओरिजिनली ढाका की ग्रीन फील्ड से है एक्सप्लेन करता है अपने एक्शंस को एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग नथिंग एल्स टू डू. देखो भाई वो बच्चा है एट द एंड ऑफ द डे. ओवर टाइम साहिब रिवील करता है अपना नाम साहिब आलम, जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स. तो यहाँ पे आयरनी दिखती है, उसका नाम तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज जस्ट अ बेगर सैडली. और वो एक्सप्लेन करता है अपना बेयर फुट स्टेट, उसके पास चप्पल जूते कुछ नहीं होते. बोलता है ये तो ट्रेडिशन है, गरीबी नहीं है. सो ये अपनी गरीबी से भी एकदम इग्नोरेंट है और ही इज जस्ट ट्राइंग टू डील विद दैट इंफॉर्मेशन. ओके, Simapuri, which is home to thousands of Bangladeshi rag pickers, including Sahib, lacks basic amenities but provides survival. तो वहाँ पे इंसान survive तो कर सकता है, but he or she can't live a very nice or comfortable life. गार्बेज उन्हें सस्टेन करती है विद होप फॉर द चिल्ड्रन एंड नेसेसिटी फॉर एडल्ट्स. डिस्पाइट द डेस्टिट्यूशन, स्मॉल डिस्कवरीज लाइक टेनिस शूज विद होल्स ब्रिंग जॉय. जो किसी रिच किड ने डिस्कार्ड करे होते हैं वो इनको मिल जाते हैं. साहिब लेटर फाइंड्स वर्क एट अ टी स्टॉल, सिंबलाइजिंग अ शिफ्ट फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू डिपेंडेंसी. जब वो गरीब था, अपना काम कर रहा था, तब एटलीस्ट ही वॉज हिज ओन मास्टर, बट नाउ दैट ही इज अर्निंग डिसेंट मनी ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. तो उसमें भी एक टोन ऑफ सैडनेस दिखती है दैट दे हैव टू समहाउ लेट गो ऑफ देयर फ्रीडम ओनली टू सर्वाइव. लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट 2. फिरोजाबाद जो अपने बैंगल्स के लिए जाना जाता है, वहाँ पे अनीस जंग मुकेश से मिलती हैं जो ड्रीम करता है ऑफ बिकमिंग अ मैकेनिक डिस्पाइट हिज फैमिलीज जनरेशंस लॉन्ग इन्वॉल्वमेंट इन द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. मुकेश की जो इम्पॉवरिश फैमिली है वो स्ट्रगल करती है इन हाफ बिल्ड शैक्स. उनके घर पक्के भी नहीं होते, विद मुकेश's फादर टॉयलिंग एज अ बैंगल मेकर एंड हिज ग्रैंड मदर रिजाइन टू देयर फेट. वो एक्सप्लेन करती रहती हैं कि हमारी जिंदगी तो ऐसी ही है, शी हैज़ नो होप फॉर चेंज. डिस्पाइट द हार्श कंडीशंस एंड चाइल्ड लेबर लॉज, बहुत सारे बच्चे, थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन वर्क इन ग्लास फर्नेसेस, अपनी हेल्थ को रिस्क करते हैं, एजुकेशन को रिस्क करते हैं और कभी कभार तो उनकी आई साइट होती है वो भी चली जाती है बिकॉज ऑफ द कंडीशंस ऑफ दीज डैम्प प्लेसेस. द ऑथर विटनेसेस द पॉवर्टी एंड डेस्परेशन ऑफ फैमिलीज ट्रैप्ड इन दिस साइकिल हु आर अनएबल टू ब्रेक फ्री ड्यू टू सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय मिडिल मैन एंड अथॉरिटीज. तो लोग सोसाइटी में जो हैं जिनके पास पावर है वो ही इन्हें एक्सप्लॉयट करते हैं. मुकेश's एस्पिरेशन ऑफर्स अ ग्लिमर ऑफ होप अमिड्स द डिस्पेयर, रिफ्लेक्टिंग अ लॉन्गिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर डिस्पाइट द ऑड्स. तो उसके अंदर थोड़ा होप है, थोड़ा एम्बिशन है एंड दैट इज द ओनली पॉजिटिव थिंग इन दिस चैप्टर, इन दिस स्टोरी. डीप वाटर बाय विलियम डगलस. डीप वाटर में विलियम डगलस हमें बताते हैं, रिकाउंट करते हैं उनका स्ट्रगल विद एन ओवरवेलमिंग फियर ऑफ वाटर जो चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से आया था. ठीक है, जब वो 4 साल के थे एक वेव ने उन्हें नॉक डाउन कर दिया था एट अ कैलिफोर्निया बीच, इंस्टिलिंग एन इरैशनल ड्रेड ऑफ वाटर. लेटर एट 11 अ बुलीज प्रैंक नियरली ड्राउंड हिम इन अ स्विमिंग पूल. एक बिग बुली ने उन्हें पूल में फेंक दिया. डिस्पाइट वेरियस फेल्ड अटेम्प्ट्स टू कॉन्कर हिज फियर, उन्होंने काफी कोशिश करी थी, इंक्लूडिंग स्ट्रैटेजीज टू फ्लोट एंड रीच सेफली. द टेरर ऑफ ड्राउनिंग हॉन्टेड हिम फॉर ईयर्स. तो वो कभी भी इससे बाहर नहीं आ पाए.
डिटर्मिन टू ओवरकम हिज फियर, डगलस एनलिस्ट करते हैं एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को जो पेशेंटली उन्हें गाइड करता है थ्रू रिगरस ट्रेनिंग, ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मिंग हिम इनटू अ स्विमर। उनकी पूरी जर्नी में डगलस ये रियलाइज करता है कि इट इज़ द फियर ऑफ डेथ रादर देन डेथ इटसेल्फ दैट पैरालाइजेज अस। तो वो कहता है ये डर है किसी भी चीज़ का जो हमें पैरालाइज करता है, वो चीज़ नहीं होती जो हमें पैरालाइज करती है। और इस चैप्टर में हमें एम्फोसिस मिलता है ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ कन्फ्रंटिंग एंड ओवरकमिंग चाइल्डहुड फियर्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कंट्रोलिंग आवर लाइव्स, व्हिच इज द मॉरल ऑफ द चैप्टर। इट नीड नॉट बी चाइल्डहुड फियर, इट कैन बी एनी फियर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट रैट ट्रैप, सेल्मा लागरलॉफ। रैट ट्रैप में एक वैगाबॉन्ड पेडलर सर्वाइव करता है छोटे छोटे रैट ट्रैप बेच के जो वो वायर से बनाता है, और ही फाइंड्स हिमसेल्फ एनस्नेयर्ड इन हिज ओन मेटाफोरिकल रैट ट्रैप ऑफ लाइफ स्ट्रगल। उसकी एक फिलॉसफी होती है कि दुनिया में टेम्पटेशंस हैं और हम रैट ट्रैप में फंस जाते हैं, जस्ट लाइक अ रैट ट्रैप्स हिमसेल्फ बाय द परसूट ऑफ चीज़। Haunted by a bleak existence marked by poverty and hunger, वो contemplate करता है the world as a giant trap offering tantalizing baits of wealth and joy only to ensnare those who dare to touch them. Seeking refuge one dark evening, क्योंकि उसके पास कोई जगह नहीं होती रहने के लिए, वो मिलता है एक kind hearted old crofter से जो उसे वेलकम कर देता है into his humble abode, मतलब उसके घर में, sharing his meager possessions and companionship. However, succumbing to temptation, वो अपने खुद की philosophy में फंस जाता है, खुद rat trap में फंस जाता है, ठीक है, so irony यहाँ पे देखो, and desperate for money, peddler steal कर लेता है from his unwitting host, जो जानता भी नहीं है कि ये इंसान स्टील करने आया है, before fleeing into the dense forest where he becomes lost in a labyrinth of trees and shadows symbolizing the entrapment of his own making. तो वो उधर ही चला जाता है, same darkness which he talked about. Seeking warmth and shelter, Peddler seeks refuge in the abandoned Ramsjo Iron Works, where he encounters the Iron Master and his daughter Edla Williamson, which is the most important character of this chapter. मिस्टेकन फॉर अ फॉर्मर एक्वेंटेंस बाय द आयरन मास्टर सोचता है कि यार ये तो मेरी आर्मी मेट होता था, आई नो हिम फ्रॉम बिफोर, ठीक है। पेडलर रिलक्टेंटली उनकी हॉस्पिटैलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, ऑल द वाइल रेसलिंग, मतलब अंदर ही अंदर उससे लड़ रहा होता है विद हिज ओन गिल्ट एंड एप्रीहेंशन, क्योंकि देखो ही इज़ नॉट अ बैड पर्सन एट हार्ट, ही इज जस्ट डन अ बैड थिंग। डिस्पाइट हिज इनिशियल रिलक्टेंस, Edla's genuine kindness and compassion soften his hardened heart, prompting him to reflect on the choices that led him to this current predicament. क्रिसमस ईव आ जाती है, पेडलर ग्रैपल करता है अपने खुद के अंदर के लड़ाई से, टॉर्न बिटवीन हिज डिज़ायर फॉर रिडेम्पशन कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं एंड हिज फियर ऑफ फर्दर एंट्रैपमेंट कि मैं दोबारा ट्रैप ना हो जाऊं। हाउएवर, जो एडला का प्यार होता है, उसके अंदर जो उसका बिलीफ होता है उस रैट ट्रैपर पेडलर के लिए, इन हिज इनहेरेंट गुडनेस इंस्पायर्स हिम टू कन्फ्रंट हिज पास्ट मिसडीड्स एंड एम्ब्रेस द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉरगिवनेस एंड रिन्यूअल। थ्रू हर एक्ट ऑफ ग्रेस, द पेडलर डिस्कवर्स द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ कंपैशन एंड ह्यूमन कनेक्शन, शेडिंग हिज रैगेड एक्सटीरियर टू रिवील द इनहेरेंट डिग्निटी एंड वर्थ विद इन। तो एडला उसे एट द एंड ऑफ द डे एक ह्यूमन बीइंग की तरह वापस बना देती है, someone who is actually good and kind at heart. Okay, in the end, as the peddler departs with a newfound sense of hope and purpose, Edla's simple yet profound act of kindness serves as a beacon of light in his dark journey, illuminating the path towards redemption and reconciliation. तो इसमें बेसिकली वो क्या करता है, वो क्रोनस को वापस कर देता है and he signs off himself as Captain Von Stahl. Cool. Let's talk about Louis Fisher's Indigo. Louis Fisher के पास एक अपॉर्चुनिटी थी टू मीट महात्मा गांधी इन 1942 at his ashram in Sevagram, Central India. Gandhi, revered as the father of the Indian independence movement, was about to share the remarkable tale of how he orchestrated the departure of the British from India, a saga जो 1917 में शुरू हुई थी with a humble peasant named Rajkumar Shukla and culminated in the liberation of millions. So basically ये traces बताता है of Gandhi's role in the independence movement. Gandhi's journey into the heart of the Indian struggle for freedom started unexpectedly जब राजकुमार शुक्ला, जो एक illiterate but determined peasant थे चंपारण से, वो अप्रोच करते हैं गांधी जी को ड्यूरिंग द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ इन दिसंबर 1916। गांधी जी थोड़े रिलक्टेंट होते हैं चंपारण जाने के लिए, लेकिन शुक्ला इतना ज़्यादा उन्हें आगे बॉदर करता है, बोलता है नहीं आप आओ। इवेंचुअली वो कन्विंस हो जाते हैं टू embark on a journey to the remote district which is nestled in the foothills of the Himalayas. Accompanied by शुक्ला, गांधी ट्रैवल करते हैं चंपारण तक, जहाँ पे वो कन्फ्रंट होते हैं with the harsh reality of the exploitation faced by the sharecroppers at the hands of the British landlords. तो इससे हमें पता चलता है क्या क्या एक्सप्लोटेशन हो रहा था अंडर कॉलोनियल रूल, स्पेशली टुवर्ड्स पीपल जिनके पास इतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं थे. Tenants were obligated to surrender 15% of their land for indigo sharecroppers at the hands of British landlords. Okay. They were obligated to surrender 15% of their land for indigo cultivation, एक सिस्टम जो बनाया गया था थ्रू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कोर्जन. तो बेसिकली वो उन्हें ट्रैप करना चाहते थे, राइट. हाउएवर विद द एडवेंट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो जो जर्मनी में हुई थी, द लैंडलॉर्ड सॉट कॉम्पनसेशन फ्रॉम द इम्पावरिश्ड पेजेंट्स, फर्दर एक्सैसरबेटिंग देयर प्लाइट. तो वो उनको ही पनिश कर रहे हैं फॉर एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, विच इज क्वाइट वियर्ड.
Undeterred by the indifference of the British Landlord Association and the warning of the Division Commissioner, Gandhi pressed forward. वो फिर भी आगे चलते रहे despite the struggles, conducting investigations and rallying support among the oppressed sharecroppers. उनकी presence in Champaran एक wave spark करी of courage and defiance among the peasants, culminating in a historic demonstration outside the courthouse where they stood united against British tyranny. तो उससे सारे peasants unite हो गए. Despite facing legal threats and intimidation, Gandhi remained steadfast in his commitment to the cause, challenging the unjust laws and advocating for the rights of the oppressed. Through his civil disobedience and unwavering resolve, Gandhiji succeeded in securing justice for the sharecroppers, paving the way for the eventual demise of the exploitative indigo system and the British colonial rule in India. तो उनकी ये चीज़ सफल हुई, right? Moreover, Gandhi's transformative impact extended beyond the realm of politics as he recognized the urgent need for social and educational reform in Champaran. By establishing primary schools, promoting hygiene and sanitation practices, and providing healthcare services, उन्होंने काफ़ी चीज़ें डेवलपमेंट के लिए करी चंपारण में. Gandhi ji sought to uplift the marginalized communities and address the deep-rooted socio-economic inequalities plaguing the region, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था. The Champaran episode served as a pivotal moment in Gandhi's life, reaffirming his belief in the power of the non-violent resistance and inspiring a nation to rise against oppression. It was a testament to Gandhi's unwavering commitment to justice, compassion, and the pursuit of truth. So basically, Gandhiji succeeded, and this chapter basically tells you the roots of the Indian freedom struggle and how it was born, thanks to Rajkumar Shukla and Champaran. Poets and Pancakes by Ashoka Mithran. Gemini Studios में मेकअप डिपार्टमेंट एक बस्टलिंग हब थी जहाँ पे बहुत सारे स्किल्ड आर्टिस्ट ट्रांसफॉर्म करते थे एक्टर्स यूजिंग कोपियस बहुत ही ज़्यादा अमाउंट्स ऑफ पैनकेक मेकअप जो लोकल कंकॉक्शन होती थी एंड सिमिलर अदर लोकल कंकॉक्शंस. बेसिकली एक मेकअप ब्रांड था, ठीक है. लेड बाय अ महाराष्ट्रियन, द टीम इंक्लूडेड एन आंध्रा मैन एंड लोकल तमिल्स adept at creating various looks for the silver screen. So it was a very nationwide group of people, right? स्टूडियो की हायरार्की बहुत क्लियर थी. जो प्रिंसिपल एक्टर्स थे जैसे शाहरुख खान टाइप लोग, ठीक है, received meticulous attention from the head makeup artist, while supporting cast members were attended to by assistants. तो यहाँ पे hierarchy बहुत ज़्यादा strong थी. Even the crowd extras were painted by the office man, an inspiring artist in his 40s who had joined the studio with dreams of a different career. तो उसमें बताता है how people sacrifice their dreams, which is a prevalent theme even in other chapters of class 12 English, right? Among the studio's luminaries was Kothamangalam Subbu, एक resourceful और creative ब्राह्मण जो प्ले करता था एक pivotal role in Gemini Studio success. वो not only एक talented writer था, लेकिन वो एक actor भी था, known for his strong performance in supportive roles. So he was a very multi-talented man. ठीक है. Gemini Studios also hub था of various cultural and intellectual exchange. So sort of like the Indian International Center in New Delhi, right? In 1952, it hosted the Moral Rearmament Army's theatrical troupe, impressing the local drama community with their performances. जो studio का owner था मिस्टर वासन, उसने सपोर्ट की थी MRA मूवमेंट एज अ काउंटर टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म. हाउएवर, नॉट ऑल इनकाउंटर्स एट जेमिनी स्टूडियोज वर एज सक्सेसफुल. जब एक डिस्टिंग्विश्ड इंग्लिश एडिटर विजिट करा, उसकी स्पीच को काफ़ी लोग समझ नहीं पाए, एंड दैट हाईलाइटेड द गैप बिटवीन हाईब्रो लिटरेरी सर्कल्स, मतलब पीपल हु फील very superior to others, who have quote-unquote superior taste, and the world of Tamil cinema. Years later, the author reflected on his time at Gemini Studios, and he realized the significance of encounters with figures like Stephen Spender, whose book, The God That Failed, ने बताया था अबाउट द डिसइल्यूजनमेंट विद कम्युनिज्म इन द जनरल पॉपुलेशन. और उससे बाद में पता चलता है कि जो इंसान, जो इंग्लिश मैन स्पीच देने आया था एट जेमिनी स्टूडियोज वाज एक्चुअली स्टीफन स्पेंडर. In this way, ये studio served as a meeting ground for diverse ideas and perspectives, leaving a lasting impact on those who pass through its gate. Please pay specific attention to Kothamangalam Subbu, that might show up in your exam. Okay, let's talk about interview part 1 by Christopher Sylvester. Interviews in journalism emerged roughly 130 years after their inception, and they became a ubiquitous feature, मतलब a very commonplace thing in media, जो provide करता है readers और watchers को with glimpses into the lives and viewpoints of diverse individuals. ठीक है, चाहे सलमान खान का देखो इंटरव्यू, चाहे शाहरुख खान का देखो, चाहे शशि थरूर का देखो. While some regard interviews as a means of uncovering truth and appreciate उनकी artistic value, others, notably जो celebrities होते हैं, वो देखते हैं interviews as intrusive and potentially diminishing, कि तुम character assassination करते हो, लोगों की privacy को मिटाते रहते हो. Louis Carroll, the imaginative mind जिसने लिखी थी Alice in the Wonderland, vehemently avoided interviews out of fear of misrepresentation. While Rudyard Kipling, जिन्होंने बहुत famous poem If लिखी है, held them in disdain, considering them immoral and even criminal. However, despite such reservations, interviews have proven to be a potent form of communication, wielding significant influence as they facilitate the exchange of ideas and insights. तो वो बोल रहे हैं ठीक है, interview is not perfect, but at the end of the day ये society में the flow of ideas को fertilize करता है, enable करता है, so it is important. Even those who once found interviews suffocating, जो पहले सोचते थे कि interviews बहुत बेकार हैं, such as H.G. Wells, later they had to participate in them. क्योंकि देखो पुल है, society का पुल है, अगर आपको एक personal brand बनाना है, अपने work को publicize करना है, interviews तो देनी
बढ़ती हैं, highlighting their enduring relevance and impact in the realm of journalism and beyond. Let's go to the interview part 2, which is an extract from an interview of Umberto Eco by Mukund Padmanabhan. Umberto Eco, जो एक distinguished professor थे at the University of Bologna in Italy, known for his expertise in semiotics, जो literary theory में concept है, and literary analysis, वो interview होते हैं by Mukund Padmanabhan of the Hindu, the newspaper. उनकी conversation focused होती है on the remarkable success of Umberto Eco's novel The Name of the Rose, जिसने over 10 million copies worldwide बेच चुके थे as the interview was going on. Eco's wide-ranging body of work encompassed fiction, academic texts, essays, children books and newspaper articles. तो वो एक बहुत ज़्यादा मल्टी-टैलेंटेड ऑथर थे जो बहुत सारे जॉनर्स में लिखते थे. इंटरव्यू में Eco डिस्कस करते हैं his multifaceted approach to writing, noting that his academic pursuits and novelistic endeavors were driven by similar philosophical interests. क्योंकि जो उनके academic articles होते थे, आप सोचते हो कि बहुत ज़्यादा सीरियस थे, बट नो, वो उसको भी एक सीरियस कॉन्सेप्ट को लिटरेरी फैशन में डिलीवर करते थे. जैसे मैं आपको लेक्चर के बीच बीच में जोक्स क्रैक करता रहता हूँ, वो उसको सब कुछ स्टोरी बना देते थे, राइट? सो ही वॉज नॉट अ वेरी टिपिकल एकेडमिशियन. ही एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूटिलाइजिंग फ्री टाइम इफेक्टिवली, शेयरिंग एनेक्डोट्स अबाउट राइटिंग आर्टिकल्स वाइल वेटिंग इन एलिवेटर्स, रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज राइटिंग स्टाइल. तो बेसिकली वो एक कॉन्सेप्ट बताते थे कॉल्ड दिस. It's called interstices, which is a very important word in this chapter. Basically, जब आप एलिवेटर में जा रहे होते हो, वो 2-3 मिनट होते हैं, instead of scrolling Instagram, उसमें काम कर लो. These are interstices of time. इससे आप बहुत productive बन जाओगे. Eco revealed that he adopted a narrative approach to scholarly texts early in his career, influenced by his realization कि जो research products हैं, they could be effectively conveyed through storytelling. Despite his academic background, Eco identified himself as a university professor who indulged in writing novels as a leisure activity. So he became a best-selling author, but he was still like नहीं, प्राइमरली मैं तो एट द एंड ऑफ द डे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ही हूँ. उसने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया फॉर द अपॉर्चुनिटी टू रीच अ ब्रॉडर ऑडियंस थ्रू हिज फिक्शन, क्योंकि जो उसका एकेडमिक वर्क है वो सिर्फ एकेडमिक्स और पीपल ऑफ वेरी हाई रीडिंग कैपेबिलिटी पढ़ पाते, वेयर एज नॉवल तो कोई भी पढ़ लेता है आजकल, राइट? Regarding the thematic complexity of The Name of the Rose, Eco explained that while journalists and publishers sometimes struggled with the intricate subject matter, क्योंकि वो बहुत deep novel थी, novel still found success among readers जिनके पास एक प्रेफरेंस थी ऑफ एंजॉइंग इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग लिटरेचर. मतलब ऐसी लिटरेचर नहीं जो आप पढ़ के फेंक दो, ऐसी लिटरेचर जो आपको चैलेंज करे, लाइक फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की's क्राइम एंड पनिशमेंट. यू गाइस शुड रीड दैट आफ्टर योर एग्जाम, बाय द वे. ही एट्रीब्यूटेड पार्ट ऑफ द नॉवेल्स अपील टू इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ medieval history, acknowledging the unexpected nature of its widespread popularity. He did not expect it to be so huge, but at the end of the day, life surprises you. Okay, now let's go for the final part of Flamingo, Going Places by A.R. Barton. Sophie and Jancy, जो 2 teenagers थे, walked home from school. Sophie expressed her ambitious dreams of owning a boutique, becoming a manager, and ultimately an actress. Despite Jancy's attempts to ground her in reality due to their financial constraints, Sophie remained steadfast in her aspirations. तो वो थोड़ी deluded सी थी, unrealistic सी थी, अपनी दुनिया में रहती थी. वो एक lower middle class family से आती थी, और सोफी का जो household था वो struggle करता था financially, with her father working hard to make ends meet and her mother managing the household with a bored back from the workload. So वो इतनी ज़्यादा काम करती थी कि उनकी जो कमर थी वो झुक चुकी थी, खराब हो रही थी, which basically is a metaphorical and also a literal statement of the condition, क्योंकि जो poor लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा लेबर करनी पड़ती है. Sophie's relationship with her older brother Geoff, जो एक मैकेनिक अप्रेंटिस था, was characterized by her yearning for a closer bond and admiration for his silent introspection. ये थोड़ी extroverted थी, वो introverted था, वो अपनी दुनिया में रहता था, ये भी अपनी दुनिया में रहती थी, लेकिन वो ये unhealthily रहती थी, वो तो बस प्रेफर करता था अकेले रहना. Sophie's penchant for daydreaming often led to conflicts with her father, who grew frustrated with her flights of fancy. Basically वो जान गए थे कि जो उनकी बिटिया है वो कुछ ज़्यादा ही ड्रे ड्रीम करती रहती है. When she claimed to have met the famous Irish soccer player Danny Casey, her family's disbelief only fueled her desire to maintain her fantastical stories. Despite her brother Geoff's initial skepticism, क्योंकि वो बिलीव नहीं करता था इस स्टोरी में, सोफी परसिस्ट करती रही, बोलती रही नहीं ये हुआ है, वीविंग इलेबोरेट इनकाउंटर्स विद हर आइडल. तो उसने बहुत सारी स्टोरीज बना दी, फिक्टिशियस फेक स्टोरीज बना दी कि नहीं मैं तो डैनी केसी से मिली हूँ, ऐसे मिली हूँ, उसने मुझे आस्क आउट किया है, मैं उसके साथ डेट पे जाने वाली हूँ. Whereas we know it was just a figment of our imagination. Her moments of disillusionment were juxtaposed with glimpses of hope, such as witnessing Casey's stellar performance at a soccer match, igniting her pride and reinforcing her fantasies. तो जब भी वो रियलिटी में देखती थी डैनी केसी को, तो उसके दिमाग में जो फैंटेसीज थी वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती रहती थी. बेसिकली शी वॉज डेलुलू. एज सोफीज फैब्रिकेशंस बिकेम नोन टू हर पियर्स, जब लोगों को पता चला कि ये क्या बंदी करती रहती है, शी नेविगेटेड द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन हर डिजायर फॉर वैलिडेशन एंड द फियर ऑफ एक्सपोजर. तो वो चाहती थी कि वो वैलिडेट हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे शी डिड नॉट वांट टू बी एक्सपोज्ड फॉर बीइंग अ फ्रॉड, कि भाई ये तो झूठ बोलती रहती है, किसी से नहीं कुछ नहीं मिली है. उसके जो इमेजिन्ड इनकाउंटर्स थे विद डैनी केसी, वो एक
उसे सेंस ऑफ एक्साइटमेंट देते थे और एस्केप देते थे फ्रॉम द रियलिटीज ऑफ हर लाइफ, इवन एज द लाइन बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी ब्लर्ड। एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आया। सोफीज फाइनल एनकाउंटर विद केसी मिरर्ड हर इलैबोरेट फैब्रिकेशन, ऑफरिंग अ मोमेंट ऑफ फ्लीटिंग कनेक्शन एंड वैलिडेशन बिफोर रिटर्निंग टू द फेमिलियरिटी ऑफ हर एवरीडे लाइफ। इस क्वेश्चन से आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, डिड डैनी केसी एवर मीट Sophie in real life? I want you to comment down below. By the way, the answer is obviously, if you've read it, you know the answer. But Sophie basically was a very deluded person. She wanted to escape her life, much like what we'll read about in the third level. And she fantasized about Danny Casey giving her, offer for a date, basically. Yeah. Okay, let's go to the third level by Jack Finney. ये स्टोरी डेल्व करती है इनटू द थीम ऑफ एस्केपिज्म थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ चार्ली, जो एक बहुत डिसइल्यूजन 31 ईयर ओल्ड होता है, जो चाहता है कि वो एस्केप कर जाए द रियलिटीज ऑफ हिज प्रेजेंट लाइफ, क्योंकि उस टाइम इट वाज अ पोस्ट वॉर वर्ल्ड जिसमें बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी, फियर और वरी था। चार्ली की हॉबी थी स्टैम्प कलेक्टिंग की, एंड इट इज़ हाईलाइटेड बाय हिज साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड सैम वीनर एज अनदर फॉर्म ऑफ एस्केपिज्म। एक दिन जब वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड था काम की वजह से, वो स्टम्बल करता है अपॉन अ मिस्टीरियस थर्ड लेवल इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेवल का मतलब फ्लोर, ठीक है, वैसे तो 2 ही फ्लोर्स थे उधर, बट वो समहाउ थर्ड पे पहुंच जाता है, जहां पे ही फाइंड्स हिमसेल्फ ट्रांसपोर्टेड बैक टू द 1890s। ठीक है, इस ऑल्टरनेट वर्ल्ड में वो देखता है एक ऐसी दुनिया जो बहुत ही अलग है उसकी दुनिया से, फिल्ड विद पीपल ड्रेस्ड इन 19th सेंचुरी क्लोथिंग एंड गैसलिट सराउंडिंग्स, क्योंकि वहां पे कोई लाइट नहीं थी। ओके, चार्ली बिकेम इनैमर्ड विद दिस बाईगॉन एरा। ये तो चली गई है बात, लेकिन वो उससे बहुत सरप्राइज हो गया कि भाई ये कैसे हो गया, करेंसी नोट्स अलग हैं, लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं फ्रॉड हूँ क्योंकि मेरे पास फ्यूचर की करेंसी है। सो ही बिकेम वेरी इंटरेस्टेड एंड ही वांटेड टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विद हिज वाइफ लुइजा। वो फैंटेसाइज करता था अबाउट लिविंग इन अ टाइम अनटच्ड बाय द इम्पेंडिंग वर्ल्ड वॉज, जहाँ पे लाइफ सिंपल थी और इवनिंग्स लॉन्गर थे। इवनिंग्स लॉन्गर का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली where you could relax more, because as you know you work during the morning and the afternoon, and evening में after 5 p.m. you come to relax. But post World War world में economy ऐसी setup हो गई, people started working on evenings also and they could not relax any longer. However, his attempt to purchase tickets to Galesburg, Illinois using modern currency exposes him to the reality of the situation, leading to a frantic escape from security. Despite his inability to find the third level again, Charlie convince हो जाता है third level exist करता है जब वो एक letter discover करता है from his friend Sam, जो उसका एक साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड था, डेटेड 1894। तो वो हेलुसिनेट करने लगता है कि सैम पहुंच चुका है इन द थर्ड लेवल। सैम की डिसअपीयरेंस और जो कम्युनिकेशन उसे मिलती है थ्रू अ फर्स्ट डे कवर्स ट्रैम्प, वो अफर्म करता है, कंफर्म करता है चार्लीज का बिलीफ इन द थर्ड लेवल्स रियलिटी। डिटर्मिन्ड टू रीयूनाइट विद सैम, चार्ली अपना क्वेस्ट को रिज्यूम करता है, ड्रिवन बाय द अल्योर ऑफ एस्केपिंग टू अ नॉस्टैल्जिक पास्ट एंड फाइंडिंग सॉलिस इन द मिस्ट्रीज ऑफ द अननोन। तो इसमें से आपको चैप्टर से इट्स वेरी ओपन टू इंटरप्रिटेशन, बट व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज दिस, दैट चार्ली वांटेड to escape his life, he wanted to escape the times he was living in, but this chapter is a commentary on how the world became much more stressful after the world wars and during the world wars, and that's exactly what this chapter shows, that people were trying to escape, और escapism की वजह से delusion हो गई, delusion की वजह से obviously that's a symptom of mental illness. Let's talk about the Tiger King by Kalki. ये story एक satirical commentary है on the arrogance and stubbornness of those in positions of powers, जो epitomize होता है बाद महाराजा of प्रतिबांदापुरम सर जिलांगी जंग बहादुर, which is also known as, who is also known as the Tiger King. So ये स्टोरी आपको बताती है कि at the end of the day जो लोग पावर में आते हैं, अगर वो कुछ ज़्यादा ही अपने सर पे चढ़ जाते हैं, they inevitably fall to the doom. From his early days as a royal infant, defying astrological predictions, to his obsession with tiger hunting, क्योंकि जब वो पैदा हुआ था तो he became obsessed with the fact that he has to kill all 100 tigers, because जो एस्ट्रोलॉजर था उसने बोला था बहुत ड्रामेटिकली कि भाई इसके पेरेंट्स को, टाइगर किंग के पेरेंट्स को, कि ये जो वॉरियर ऑफ वॉरियर्स बनेगा आपका लड़का, बहुत ही बढ़िया काबिल इंसान बनेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे ही विल मीट हिज फेट बाय द हैंड्स ऑफ अ टाइगर। सो ये प्रोफेसाइज किया गया था कि एक टाइगर इसे मारेगा। तो ये बहुत ज़्यादा चिढ़ गया इस बात से, जब ये बच्चा था तभी बोलने लग गया कि नहीं, आई विल अवेंज, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। इट्स अ वेरी ड्रामेटिक थिंग, राइट? यू शुड एक्सप्लोर दिस चैप्टर इन डिटेल लेटर ऑन. From his early days as a royal infant, defying astrological predictions, to his obsession with tiger hunting, महाराजा के एक्शन क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? एक मिसगाइडेड सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी एंड इनविंसिबिलिटी, कि मैं तो महाराजा हूँ, मेरे से कैसे, हाउ कैन यू मेक अ प्रेडिक्शन लाइक दैट? ठीक है, टू द पॉइंट वेयर इवन एज अ चाइल्ड ही डिफाइड द ऑर्डर्स एंड द फोरटेलिंग्स ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स.
Despite being raised with English influences during British rule, Maharaja cling करता है to outdated customs and belief, particularly regarding tiger hunting as a symbol of prowess. His single-minded pursuit of killing 100 tigers, driven by astrological warnings, leads to absurdity and tragedy. Maharaja refuse करता है to grant a British officer's request for a staged tiger hunt, और वो demonstrate करता है उसकी inflexibility, ultimately jeopardizing his kingdom. क्योंकि फिर he has to send some rings to that person's wife, and he sends a few samples, और जब वो samples भेजता है तो उसे एक लेटर आता है, थैंक यू फॉर ऑल द रिंग्स. तो अल्टीमेटली ही पेज फॉर बीइंग सो prideful and being so blind spotted, right? Desperate to fulfill his goal, वो बहुत extreme measures पे resort करता है, including doubling land taxes and risking political unrest. ये irony of the chapter खत्म कब होती है? In the Maharaja's demise at the hands of a wooden toy tiger, जो symbolize करता है उसके पूरे ये quest की absurdity कि भाई what were you actually fighting? And at the end of the day ये पूरी tale काल्की लिखे हैं to expose the fact that no person in power is perfect and no power can stay absolute for a very long amount of time. At the end of the day, जो 100th tiger होता है, it does not kill the tiger king literally. So Tiger King tries to evade death, but at the end of the day, वो जाता है अपने बेटे के लिए एक present लेने के लिए, और he convinces the shopkeeper to basically give the वुडन टॉय टाइगर टू हिम फॉर फ्री. लेकिन उसको एक कील लग जाती है, एक सिल्वर कील लग जाती है, स्लिवर लग जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से उसको कोई इन्फेक्शन हो जाती है और वो मर जाता है. एंड द फाइनल लाइन ऑफ द चैप्टर इज द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड. सो इट शोज दैट दे वर ट्राइंग टू किल हिम, राइट? ओके, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशानी दोशी. इस चैप्टर में तिशानी दोशी रिकाउंट करती हैं हर जर्नी टू अंटार्कटिका अबाउट द एकेडमिक शोकाल्स्की, जो एक रशियन रिसर्च शिप है. बेसिकली शी वाज ऑन अ प्रोग्राम कॉल्ड द स्टूडेंट्स ऑफ आइस. उसमें क्या होता है, एक 100 आवर की जर्नी होती है जिसमें बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं. तो उसके थ्रू वो रिफ्लेक्ट करती है इस दुनिया की जियोलॉजिकल हिस्ट्री, जो एक टाइम पे अंटार्कटिका और इंडिया को लिंक करती थी, क्योंकि पहले एक गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट होता था जो सारे कॉन्टिनेंट्स को एक साथ रखता था. फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई तो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स पैदा हुए. शी एक्सप्लोर्स अंटार्कटिका सिग्निफिकेंस इन अंडरस्टैंडिंग द प्लैनेट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हाईलाइटिंग इट्स एक्सट्रीम क्लाइमेट, प्रिस्टीन एनवायरमेंट एंड क्रूशियल रोल इन क्लाइमेट चेंज रिसर्च. तो वो कहती हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है फॉर आवर फ्यूचर, राइट? अंटार्कटिका, जिसकी उसकी बहुत ज़्यादा वास्ट आइस वॉल्यूम है, यूनिक इकोसिस्टम है, वो हमें इंसाइट्स देता है इनटू द अर्थ्स जियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल प्रोसेसेस. ठीक है, तिशानी दोशी डिस्कस करती हैं अर्जेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एड्रेस करें ग्लोबल वार्मिंग और उसके पोटेंशियल इंपैक्ट्स ऑन अंटार्कटिकास आइस शीट्स, ओशन करंट्स एंड बायोडाइवर्सिटी. क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपको पता है वार्मिंग का मतलब क्या होता है, हीटिंग. एंड इफ आइस gets affected by global warming, Antarctica is a land full of ice, then you know what's going to happen. वो also describe करती हैं her involvement in the Students on Ice program aimed at educating young people about environmental issues through first-hand experiences in Antarctica. ये chapter conclude करता है with Doshi's awe-inspiring experience of walking on the ocean surface surrounded by ice floes and sunbathing seals, emphasizing the interconnectedness of all life forms and the importance of environmental stewardship. Basically कहने का मतलब है we don't inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children, and it's very important कि हम इस दुनिया का ecosystem को देखें. We are dependent on other species are dependent on us. The world works in a very flawless system, और हम human actions की वजह से उस ecosystem को खराब कर रहे हैं. दोषी इन्वाइट करती हैं रीडर्स को टू अप्रिशिएट अंटार्कटिका सिग्निफिकेंस ऑन अ बैरोमीटर ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंटल हेल्थ, और देती हैं कॉल ऑफ एक्शन फॉर प्रिजर्विंग अ प्लैनेट्स डेलिकेट इकोसिस्टम्स. कूल. द एनिमी बाय पर्ल हैज बक. डॉक्टर सदाओ होकी, जो एक प्रोमिनेंट जापानीज सर्जन और साइंटिस्ट हैं, वो एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल सरल जिंदगी लीड करते हैं अपनी वाइफ हैना के साथ और उनके 2 बच्चे जापान में. सदाओ की डेडिकेशन टू हिज वर्क और उसके जो फादर के एस्पिरेशन थे फॉर हिज एजुकेशन ड्राइव हिम टू एक्सेल इन दिस प्रोफेशन. डिस्पाइट बीइंग ओबीडिएंट टू हिज फादर, Sadao marries Hannah, whom he met in America, after ensuring she is of the Japanese descent. Basically, the fact is, he fell in love with Hannah while he was a student in America, but he wanted to wait and make sure that जो उसकी वाइफ है वो 100% जापानीज है, बिकॉज जो उसके फादर थे वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल मैन थे. ही वैल्यूड एजुकेशन अ लॉट, बट एट द सेम टाइम ही वुड नॉट हैव अप्रूव्ड ऑफ एन इंटर कल्चरल रिलेशनशिप, राइट? उनकी जो नॉर्मल सी सरल सी जिंदगी होती है वो डिसरप्ट होती है जब वो देखते हैं एक इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर को हु हैज़ बीन वॉश्ड अशोर नियर देयर होम. कन्फ्लिक्टेड बिटवीन देयर ड्यूटी टू देयर कंट्री एंड देयर ह्यूमैनिटी एज पीपल, एज डॉक्टर्स जिनकी ड्यूटी होती है टू सेव एनी लाइफ, सदाओ और हैना ग्रैपल करते हैं विद द डिसीजन टू हेल्प और हैंड ओवर द एनिमी सोल्जर टू द अथॉरिटीज. द एनिमी का मतलब यही है जापान
and America were obviously not friends, they were enemies at that time. Basically, if you know World War history, आपको पता है, and that is what the chapter basically shows कि at the end of the day who is the enemy कैसे हो सकता है. This chapter basically explores the fact कि at the end of the day आप still एक human being हो despite these political nationalistic differences, right? Sadao and Hannah grapple with the decision to help or hand over the enemy soldier to the authorities, despite the risk of repercussions. क्योंकि उस टाइम बहुत सेंसिटिव मैटर था, अगर किसी को पता चल गया कि भाई ये तो एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को रखे हुए हैं अपने घर में, दे कुड हैव फॉलन इन ट्रबल. ठीक है. दे अल्टीमेटली डिसाइड कि नहीं, हम सोल्जर को वापस हेल्दी बनाएंगे और एक लाइफ सेविंग ऑपरेशन करते हैं जिसमें एक बुलेट जो उसके लॉज्ड होती है बैक में वो निकल जाती है. डेज गुजरते हैं, सदा और हैना स्ट्रगल करते हैं उनके कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस टुवर्ड्स द सोल्जर, क्योंकि वन साइड में वो जापानीज हैं, दे आर कंसिडरिंग द अमेरिकन एज एन एनिमी, बट ऑन द अदर साइड दे आर डॉक्टर्स हु आर ट्रेन टू सेव अदर ह्यूमन बींग्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर ब्लैक, वाइट और ब्राउन, राइट. एंड द सीक्रेसी सराउंडिंग देयर एक्शंस, क्योंकि दे नीडेड टू कीप दिस हिडन. जो उनके सर्वेंट्स हैं वो बहुत कंसर्न हो जाते हैं, एंड दैट प्रॉम्प्ट सदाओ टू कन्फाइड इन अ जापानीज आर्मी जनरल हु ऑफर्स अ सोल्यूशन इन्वॉल्विंग असैसिन्स. तो बेसिकली ही वाज सदाओ होकी वाज अ वेरी प्रॉम्प्ट, वेरी स्किल्ड सर्जन, एंड जो people of power थे, they really wanted him to stay in Japan, and that's why they did not send him to the war, because he was a very very skilled person and he was working on a discovery which could render wounds clean. So he was a very very skilled medical professional. तो उसको थोड़े फेवर्स मिल जाते थे. तो उसने बोला ठीक है भाई, चिल कर, आई बिलीव इन यू, मैं एक असैसिन को भेज दूंगा तेरे घर में, रात को आके वो उस इंसान को मार देगा और तेरे को कोई ट्रबल नहीं मिलेगा. ठीक है. हाउएवर ये प्लान फॉल थ्रू कर जाता है, इट फेल्स, एंड सदाओ टेक्स मैटर्स इनटू हिज ओन हैंड्स, हेल्पिंग द सोल्जर एस्केप टू सेफ्टी. खाना दे देता है, बोलता है उसके सामने वाले लैंड में चला जा, वेट फॉर अ कोरियन शिप और फिर भाग जाइयो भाई. ठीक है. ट्विस्ट ऑफ फेट में जनरल की फॉरगेटफुलनेस स्पेयर्स सदाओ फ्रॉम पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज, हाईलाइटिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लॉयल्टी, ड्यूटी एंड मोरालिटी इन टाइम्स ऑफ वॉर, क्योंकि जनरल भूल जाता है अबाउट ऑल ऑफ दिस. ठीक है. Sadao reflects on his encounters with Americans and his reluctance to kill the soldier, and that underscores the human cost of conflict and the universal desire for compassion and understanding even amidst enmity. Cool. Let's talk about On the Face of It by Susan Hill. ये स्टोरी बिगिन करती है डेरी, जो एक 14-year-old बॉय है जिसका आधा फेस जला हुआ है, और वो सीक करता है सोलेस, बेसिकली अ refuge from his everyday troubles, a safe spot in Mr. Lamb's garden to escape the ridicule and fear he faces due to his disfigurement. Mr. Lamb जो गार्डन के ओनर हैं, वो डेरी को वार्मली वेलकम करते हैं और वो कहते हैं भाई डोंट लीव, आई एम नॉट गोइंग टू हर्ट यू, आई एम नॉट गोइंग टू जज यू. Despite Derry's initial reluctance to engage in conversation, Mr. Lamb's gentle demeanor prompts them to discuss their respective challenges and perspectives on life. तो हमारे जो Mr. Lamb है उनकी एक लेग नहीं होती, he has a 10 leg replacement leg, और जो डेरी है उसका आधा फेस जला हुआ है. So they're united in disability. They are separated in terms of their age. Derry is a very young boy, but our dear Mr. Lamb is old, his disability is very physical, his disability is looks wise but also physical. So ये उन्हें फिर भी unite कर देता है. Mr. Lamb शेयर करते हैं अपना बिलीफ कि सारी चीज़ें ब्यूटीफुल होती हैं, and he uses his weed garden as a metaphor for finding positivity and adversity. He encourages Derry to shift his focus on बाकी लोगों की perception to एक्चुअली अप्रिशिएटिंग द वर्ल्ड अराउंड हिम. बाकी लोग भाड़ में जाएं यार, तुम्हारी जिंदगी है, तुम जियो, एक्सपीरियंस करो, एक ही जिंदगी है. डिस्पाइट डेरीज डाउट्स, मिस्टर लैम्ब के जो वर्ड्स हैं वो रेजोनेट करते हैं, ऑफरिंग अ ग्लिमर ऑफ होप अमिडस्ट हिज स्ट्रगल्स. उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन में मिस्टर लैम्ब बहुत ज़्यादा विजडम देते हैं डेरी को कि भाई तू अपनी स्ट्रेंथ को एम्ब्रेस कर, अपने लिमिटेशंस को ओवरकम कर. वो बताता है कि भाई जो बाहर के बच्चे हैं वो मुझे भी एक स्लर बताते हैं, मुझे बोलते हैं आई एम लेमी लैम, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, सोसाइटी मेरे बारे में ये सोचती है, बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम माई ओन पर्सन, मेरी एक ही ज़िंदगी है, मैं दूसरे लोगों की सोच में ट्रैप नहीं रह सकता. ठीक है. डेरी के डाउट्स और इनसिक्योरिटीज़ होते हैं, वो बताता है कि लोग उसे कहते हैं इट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव, उसकी मदर भी उसे हेजिटेट करती हैं उसे किस देने में, सो ही फील्स वेरी अलोन. डिस्पाइट डेरीज डाउट्स एंड इनसिक्योरिटीज, मिस्टर लैम remains steadfast in his belief कि डेरी के पास पावर है टू शेप हिज ओन डेस्टिनी. डेरी अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है और देखता है कि जो इसका कंडीशन है इससे क्या इंपैक्ट पड़ा है ऑन हिज रिलेशनशिप्स, और मिस्टर लैम उसे रीअश्योरेंस और एनकरेजमेंट देते हैं कि भाई तू अपने डर को फेस कर, सीज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू. डिस्पाइट डेरीज इनिशियल डिपार्चर, वो चला जाता है, भाग जाता है उधर से, यू नो ही गेट्स पिस्ड ऑफ कि भाई नहीं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप एक ऐसे तरीके से जी रहे हो वेर यू आर इन्फ्लिक्टिंग पेन अपॉन योर सेल्फ, और कोई पर्सन आके तुम्हें बोल दे तू गलत कर रहा है खुद के साथ, तो आप उससे ऑब्वियसली बॉदर होगे इवन इफ दैट पर्सन इज राइट. ठीक है.
तो वो कहता है नहीं ठीक है, वो वापस जाता है अपनी मदर के पास, उसकी जो मदर होती हैं वो कहती हैं नहीं ये आदमी बहुत ख़राब है, डोंट गो बैक टू हिम, तो वो उधर से भी भाग जाता है एंड हिज मदर इज़ अल्टीमेटली मीन टू हिम, ठीक है। वो वापस आता है मिस्टर लैम के गार्डन में वे ट्रेजेडी स्ट्राइक्स, क्योंकि मिस्टर लैम गिरे हुए होते हैं, ठीक है, और वो देखता है कि मिस्टर लैम शायद मर गए हैं एंड ही बिकम्स वेरी इमोशनल। So a very sad chapter, right? Okay, Memories of Childhood Part 1, Cutting Off My Long Hair by Zitkala Sa. जो नरेटर हैं Zitkala Sa, वो रिकाउंट करती हैं उनका ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस एट द कार्लिजी इंडियन स्कूल वेयर शी एंड्योर्ड कल्चरल ऑपरेशन एंड फोर्स्ड एसिमिलेशन, ठीक है। तो कार्लिजाइल इंडियन स्कूल में बेसिकली क्या हो रहा था, इंडियन स्कूल का मतलब शी वॉज ऑफ अ कम्युनिटी कॉल्ड द अमेरिकन इंडियंस और द नेटिव अमेरिकन्स विच वर पीपल जो अमेरिका में बहुत टाइम से रह रहे थे बिफोर द ओवरटेकिंग ऑफ अमेरिका हैपेंड व्हेन द वाइट्स केम, क्रिस्टोफर कोलंबस एंड ऑल दैट, यू डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो वाइट लोग हैं जो अपने आप को ट्रू अमेरिकन समझते हैं वो इनके ऊपर अपना कल्चर थोपते थे, मच लाइक ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर उनका कल्चर थोपते थे, उनके सिस्टम्स, उनके हेयर कट्स, उनके बिलीफ्स, राइट। एक कोल्ड और स्नोई फर्स्ट डे ऑफ स्कूल सेट्स द स्टेज फॉर हर फीलिंग्स ऑफ फियर एंड डिस्कम्फर्ट, क्योंकि वो बहुत अनफेमिलियर सराउंडिंग्स और कस्टम्स को नेविगेट करती है। शी यूज्ड टू लिव विद हर मदर इन अ ट्रेडिशनल नेटिव अमेरिकन वे, बट नाउ शी इज सेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल वेयर शी इज अलोन। एक क्लैमर होता है बेल का विच सिग्नल्स की ब्रेकफास्ट लग चुका है, बहुत लाउड नॉइजेज आती हैं, शूज़ क्लैंगल करते हैं एंड द कंटिन्यूस मर्मरिंग इन इंग्लिश, एक लैंग्वेज जो वो खुद नहीं समझ पाती, वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है टू अर फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन एंड एलियनेशन। बिकॉज देखो एट द एंड ऑफ द डे इंग्लिश इज द वाइट मैन्स लैंग्वेज, ठीक है, इट्स ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड कॉन्सिक्वेंटली ऑफ द अमेरिकन्स। सो अ पर्सन जो नेटिव है, जो अपनी भाषा बोलता है, वो एक ऐसे स्कूल में चला गया जहाँ पे सब वाइट है, सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, शी डजंट फील कनेक्टेड टू द वर्ल्ड एट ऑल। जिटकला सा ऑब्जर्व करती हैं अमेरिकन इंडियन गर्ल्स को जो डाइनिंग रूम एंटर कर रही है ना वेरी डिसिप्लिन मैनर, टाइट फिटेड ड्रेस पहन रही हैं और स्टिफ शूज पहन रही हैं, वेयर एज द बॉयज आर एंटरिंग फ्रॉम अनदर डोर। वो अनकंफर्टेबल फील करती है विद द स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड एंड द रेजिमेंटेड बिहेवियर एनफोर्स्ड एट द स्कूल। शी इज नॉट कंफर्टेबल विद द ड्रेस कोड, शी डजंट वांट टू वेयर टाइट क्लोथ्स, शी बिलीव्स इन हर ओन नेटिव फ्री फ्लोइंग क्लोथ्स, बट दैट्स नॉट बीइंग गिवन टू हर। वो देखती है when she unwittingly violates the dining rules by sitting while others stand, you know, because she's new and she doesn't understand it, she still violates it. She experiences embarrassment and scrutiny from the pale faced woman. मतलब एक white woman उसे बहुत judgingly देखती है, a symbol of the oppressive authority of the school, because ये दिखाता है कि the white people are only trying to convert these Native Americans, not trying to help them live a better life. The threat of having her long hair cut, a symbol of her cultural identity and heritage, उसका एक कर्ल्ड हेयर होता है बेसिकली जैसा मेरा है, एंड यू नो दैट इन सर्टन पॉपुलेशंस कर्ली हेयर इज एक्चुअली वेरी प्रेवलेंट whereas in others it's not, looms as rumors circulate among the students. Zitkala Sa की एक defiant spirit पैदा होती है और वो evident होती है as she resolves to resist the school's attempts to erase her cultural identity, even as her friend Judwin advises her to surrender. उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त होती है जूडविन, कहती है भाई छोड़ ना, क्या लगी हुई है इन चीज़ों में, सरेंडर कर दे, नहीं बच सकता तेरा कल्चर। लेकिन वो कहती है नहीं, आई विल नॉट कट माई हेयर विल नॉट बी कट अपार्ट बिकॉज दैट्स अ सिंबल ऑफ कावर्डिस। बेसिकली उसके कल्चर में जो भी काटता था, इट वॉज आइदर बिकॉज दे लॉस्ट इन वॉर, देर अ कावर्ड, और बिकॉज समबडी डाइड, विच इज एक्सट्रीमली सैड, राइट। या Despite her attempts to escape punishment by hiding, तो वो हाइड कर लेती है, she is ultimately dragged out, tied to a chair and forcibly subjected to having her hair cut against her will. Humiliation, despair जो जिटकला सा फील करती है ड्यूरिंग दिस ऑर्डियल आर पैल्पेबल, क्योंकि वो क्राई करती है अपनी मदर के लिए एंड शी लैमेंट्स द लॉस ऑफ हर फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी, लेकिन ऑब्वियसली हर मदर इज लिविंग अवे एंड शी इज एट अ बोर्डिंग स्कूल सो शी कांट कम. Through this narrative, this highlights the psychological and emotional toll of cultural assimilation and the oppressive regime imposed by the school authorities. She emphasizes her status as a minority within a mainstream community, underscoring the systemic oppression faced by Native American children in boarding schools. So this basically shows कि कैसे internal colonialization भी कैसे होती है, colonialism कैसे पैदा होता है. Cool. Memories of Childhood Part 2, We Too Are Human Beings by Bama. ये एक्सेप्ट है फ्रॉम बामा's biography करुक्कू, जो प्रोवाइड करता है हमें इंसाइट इनटू द कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और सोशल इनइक्वालिटीज जो प्रेवलेंट है इन इंडियन सोसाइटी, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बमा's एक्सपीरियंस ग्रोइंग अप इन अ दलित कम्युनिटी. सो ये कास्टिज्म के बारे में चैप्टर है. बमा के ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग हर वॉक होम फ्रॉम स्कूल इलस्ट्रेट द वाइब्रेंट स्ट्रीट लाइफ इन अ विलेज. वहाँ पे काफ़ी वेरियस वेंडर्स होते हैं, टेम्पल होता है, परफॉर्मर्स होते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक पूरे लैंडस्केप को शेप करती हैं. वो बच्ची होती है, शी लाइक्स वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल बिकॉज शी थिंक्स ये बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है. ओके लेकिन वो एक देखती है एल्डरली मैन कैरिंग अ पार्सल इन अ पर्टिकुलर मैनर, एक थ्रेड लगा के वो वड़ाई कैरी कर रहा होता है, एंड इट शेड्स लाइट ऑन द डीपली इंग्रेन्ड कास्ट प्रेजुडिसेस एंड पावर डायनामिक्स विद इन द कम्युनिटी. वो तो बच्ची है, उसको लगता है कि यार ये क्या है, ऐसे कैसे पेक्यूलियर वे में वो लेके जा रहा है, यूनिक वे में लेके जा रहा है. लेकिन वो अपने ब्रदर को बताती है, अन्नन को, जो बहुत स्मार्ट बंदा होता है. वो बोलता है नहीं, इसका असली रीज़न मैं तुझे बताता हूँ मामा.
अननोन एक्सप्लेनेशन एक्सपोज करती है बमा टू द हार्श रियलिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम वेयर दलित्स लाइक देमसेल्व्स आर कंसिडर्ड अनटचेबल एंड ट्रीटेड एज इन्फीरियर बाय हायर कास्ट इंडिविजुअल्स। ये बेसिकली कहते हैं कि हाँ, अगर तुमने हमारे खाने को टच कर लिया तो खाना इम्प्योर हो जाएगा, विच इज सैड। उसकी एडवाइस होती है टू फोकस ऑन एजुकेशन एज अ मीन्स ऑफ एम्पावरमेंट, एंड दैट रेजोनेट्स डीपली विद बमा, हु टेक्स हिज वर्ड्स टू हार्ट एंड कमिट्स हरसेल्फ टू एकेडमिक एक्सीलेंस। उसे कहता है भाई देख, हमारी कम्युनिटी के लिए हमारे विलेज में कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं है, तू पढ़, लोग तेरे पास तभी आएंगे, बिकम समथिंग, बिकॉज एम्बिशन and achievement, it basically eliminates all other problems socially, right? By excelling in her studies, Bama not only achieves personal success, लेकिन वो societal norms को भी challenge करती है कि एक दलित वुमन, अ लोअर कास्ट गर्ल हैज स्टूड एट द टॉप ऑफ अ क्लास, और अब जो हायर कास्ट सो कॉल्ड लोग हैं वो उसके साथ आके जुड़ रहे हैं, दे वांट टू बिकम अ फ्रेंड्स। ये एक्सेप्ट हाईलाइट करता है रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ बमा एंड अ फैमिली इन द फेस ऑफ सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन एज वेल एज द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एजुकेशन इन ओवरकमिंग सोशल बैरियर्स। सो दिस शोज अस कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी नीड टू स्ट्राइव फॉर इट एंड वी डोंट नीड टू बैक डाउन टू सोसाइटल कस्टम्स। ओके, नाउ लेट्स लुक एट पोएट्री। ऑन जेनिफर्स टाइगर्स बाय एड्रियन रिच। कूल। ऑन जेनिफर के टाइगर्स फिक्टिशियस हैं और स्क्रीन पे हैं, दे आर नॉट रियल। वो ब्राइटली कलर्ड हैं जो ग्रीन फॉरेस्ट में रहते हैं। दे आर बेसिकली सिंबल्स ऑफ पावर, प्रेस्टीज एंड ग्रेस, क्योंकि उनकी जो वॉक है, जो पेसिंग है, वो बहुत एलिगेंट है। ऑन जेनिफर बेसिकली ऑप्रेस्ड हैं उनके हस्बैंड के कंट्रोल ओवर हर, उसकी वजह से। शी इज एंट्रैप्ड बाय हर मैरिज टू अ डोमिनेंट मैन एंड शी फील्स बर्डन बाय द डिमांड्स ऑफ अ मैरिड लाइफ। लिखा होता है ना उसमें, एक देयर इज अ लाइन इन द पोएम विच सेज कि जो उनकी रिंग है वो बहुत ज़्यादा वेटेड है, विच शोज की जो उनकी एंगेजमेंट है, मैरिज है, वो उन पर दबाव डालती है। So she dreams about, she knits tigers which represent her desire for life, क्योंकि वो तो डरी हुई हैं और बहुत सबमिसिव हैं, बट उनकी क्रिएशन है, उनका आर्ट है ये टाइगर्स, जो उनके बिल्कुल ऑपोजिट हैं, विच सिग्निफाइज कि वो ऐसी जिंदगी जीना चाहती हैं, अनअफ्रेड, ब्राइट, वेरी वेरी पावरफुल। Aunt Jennifer's will remain caught in the ordeals of a marriage till her death, लेकिन ये जो टाइगर्स हैं जो उन्होंने बनाए हैं वो चलते रहेंगे, proud and unafraid. Aunt Jennifer strikingly different थी from these tigers because she was docile, timid, shy and reserved. However, she still wanted to be proud, fearless and free in her life, so she chose the figure of the tigers for her panel, क्योंकि टाइगर्स सिंबलाइज करते हैं स्ट्रेंथ एंड पावर। आपको पता है माता रानी भी टाइगर पे चलती हैं। She tries to rebel against the patriarchal society through creative expression and art. ये सारे क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ऑल्सो पोएट्री के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ग्रैंड अकैड का एक जो पोएट्री सेक्शन वीडियो है उसको जाओ, सर्च ग्रैंड अकैड ऑन जेनिफर्स टाइगर्स ऑन यूट्यूब, और एंड में जाके पोएट्रिक डिवाइसेस देख लो अगर टाइम है, ठीक है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उससे आपके नंबर बढ़ जाएंगे। there's a poem called Mother at 66 by Kamla Das. जो poetess Kamla Das हैं वो ड्राइव कर रही होती हैं from her parents' house to the Cochin airport on a Friday morning. In the car her mother sat next to her, साइड में बैठी होती हैं। उन्होंने अपनी मदर को एक क्विक ग्लांस दी। उन्होंने डिस्कवर करा कि उनकी मदर सो चुकी हैं विद हर माउथ ओपन, और जो उनकी स्किन है वो एक इतनी वाइट हो चुकी थी जैसे एक कॉप्स की होती है, अ डेड पर्सन। पोएट पेनफुली रियलाइज करती हैं कि जो उनकी मदर हैं वो ज़्यादा नहीं जी पाएंगी हेल्दली, और ये उन्हें अपसेट करती है। Soon she tries to distract herself by staring out the car window. She saw the young trees rushing by. Rushing by मतलब trees तो चल नहीं सकते, बट कार ऐसे चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि trees भाग रहे हैं। और वो ऑब्जर्व करती हैं happy children as they emerge from their homes like peas. This was in striking contrast to the mother's inactive and monotonous life. वो old हैं, बच्चे young हैं, उनमें there's a desire for better life, but she is fading away sadly. Yeah, this is a depressing poem for Kamla Das. Kamla Das is actually one of the best writers in Indian English writing, and you guys should read her. Yeah. ये पेनफुल थॉट ऑफ डेथ मोमेंटरीली फेड हो जाती है एज शी एक्सपीरियंसेस लाइफ एंड वाइटैलिटी इन द आउटसाइड वर्ल्ड। तो एक बेसिकली कंट्रास्ट बैठ जाता है। आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक शी लुक्स एट हर मदर्स डल एंड कलरलेस फेस। उनका एक चाइल्डहुड फियर था ऑफ लूजिंग हर मदर, और वो रिटर्न कर जाता है क्योंकि वो अब जा रही हैं एंड शी डजंट नो इफ शी विल सी हर अगेन। द मदर हैज़ बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, क्योंकि उन्होंने अपनी शाइनिंग स्किन खो दी है और स्ट्रेंथ खो दी है। द पोएट emphasizes the colorless, lifeless and inactive life of her mother. To hide her feelings, she says, "See you soon, Amma." These words signify parting on a positive note, but she plasters a fake smile to comfort herself as well as her mother. And see you soon, Amma का depressing मतलब है, मतलब she's trying to be positive, but at the same time she is fearing the fact that she may not see her mother again. And इस पोम में repetition बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी आप देख लेना वीडियो, और एंड में पोएटिक डिवाइसेस देख लेना। कूल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कीपिंग क्वाइट बाय पाब्लो नेरूडा।
काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस अचीव परफेक्ट साइलेंस, और साइलेंस को वो प्रोपगेट करते हैं विच विल हेल्प अस टू इंट्रोस्पेक्ट आवर एक्शंस। बेसिकली वो कह रहे हैं जिंदगी बहुत फास्ट है, लोग बैठ के सोचते नहीं है अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। अ लॉन्ग साइलेंस माइट इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ men as they could analyze their wrongs and follies, and this could create mutual understanding, solidarity and brotherhood. Pablo Neruda रेफर कर रहे हैं to the sadness of never understanding ourselves and nature and threatening ourselves with death and destruction, कि तुम अपने एक्शंस को कभी सोचते नहीं हो उसके बारे में, उसके कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में, बस लगे रहते हो जिंदगी के मोमेंटम में, कभी रुक के सोचते नहीं कि भाई मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मैं एनवायरमेंट को हार्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो कहते हैं रुक भाई, काउंट टू 12, सिट इन साइलेंस। एक दुनिया में एक ऐसा बहुत ज़्यादा पीसफुल सा मोमेंट पैदा होगा, एलिक्सर पैदा होगा, जिसकी वजह से हम एक बेहतर जिंदगी जी पाएंगे ऑफ पीस। ओके, मोमेंट्स ऑफ साइलेंस वुड बी एक्सॉटिक। ग्रीन वॉर्स इंप्लाई वॉर्स विद द एनवायरमेंट, कि हम जो भी चीज़ें करते हैं, जैसे इन अ सेंस जब आप एसी भी चलाते हो तब भी आप एक ग्रीन वॉर लड़ रहे हो। वॉर्स विद गैस कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और वॉर्स विद फायर मतलब न्यूक्लियर वॉर्स। तो ग्रीन वॉर्स एंड वॉर्स विद फायर विच आर रेड वॉर्स बेसिकली सिंबलाइज करते हैं द वॉर्स वी फाइट एज ह्यूमन बींग्स इन आर डेली लाइफ। ये वॉर्स प्रोवाइड करते हैं विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। अगर तुम इन्वायरमेंट के साथ जीत भी गए, इन्वायरमेंट के सामने, तबाह तो तुम ही होगे, बिकॉज वी हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एंड इन्वायरमेंट के बिना ह्यूमंस कांट लिव। ओके, सो द वॉर्मोंगर्स शुड वॉक टुगेदर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ ब्रदरहुड इन लव, कि भाई ये सब छोड़, प्यार कर। However, ये साइलेंस इज नॉट टू बी कंफ्यूज विद इनएक्टिविटी, दैट इज डेथ। वो कह रहा है आई वॉन्ट नो ट्रक विद इनएक्टिविटी, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। साइलेंट रहने का ये मतलब नहीं है कि तुम एक्टिविटी छोड़ो, मेरा बस मतलब है अपने एक्शंस के बारे में सोचो। ठीक है, वाइटैलिटी को जिंदा रखो। However, ये साइलेंस इज नॉट टू बी confused with total inactivity, that is death. Even earth that seems to be still is very much alive underneath, कि जब आपको पता है विंटर टाइम में जब एनिमल्स हाइबरनेट करने शुरू कर देते हैं, ऐसा लगता है वो सब मर गए, बट एट द एंड ऑफ द डे दे कम बैक एंड spring happens and flowers start blooming, animals start coming again, right? Even the earth seems to be still but is very much alive underneath. Human beings earth से learn कर सकते हैं to be still and grow at our own pace. Basically वो कह रहे हैं यार क्या हबड़ तबड़ लगा रखा है, जैसे तुम अभी हबड़ तबड़ में लगे हुए हो, शायद तुम एक रात पहले ये पढ़ रहे हो। So yeah, there's that. इतनी रश में चीज़ें मत करा करो, प्लान योर स्टडीज, पहले पढ़ लिया करो गाइस। ठीक है, लास्ट 2 minutes ऑफ ग्रैंड कैट्स पोएट्री वीडियोज फॉर ऑल द पोएटिक डिवाइसेस दैट शो अप ऑन एग्जाम स्कूल। अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। ब्यूटीफुल चीज़ें एक सोर्स हैं एक्सटर्नल जॉय का, वो हमें देती हैं मेंटल पीस, होप एंड कंटेंटमेंट। तो नेचर इज बेसिकली समथिंग दैट हेल्प्स अस लिव अ मोर ब्यूटीफुल हैप्पी लाइफ। एक ब्यूटीफुल चीज़ कभी भी खत्म नहीं होती, फॉर इट लीव्स एन इनडेलिबल इंप्रेशन ऑन आवर माइंड्स एंड हेंस इज एज्ड इनटू परमानेंस। तो ब्यूटी एक इमॉर्टल चीज़ है, वो हमें शेल्टर करती है फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ बाय बिकमिंग अ बावर फॉर अस। एक शेल्टर देती है हमें। ह्यूमंस ऑब्वियसली सफ़र करते हैं फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, और वो सैड हो जाते हैं, उनके अंदर कोई नोबल क्वालिटीज़ नहीं होती, और इसकी वजह से वो अनहेल्दी और ईविल वेज अडॉप्ट कर लेते हैं जो उन्हें सफरिंग देती है। ऑल दीज थिंग्स कंबाइंड मेक लाइफ अ सैड एक्सपीरियंस। डिस्पाइट दिस, जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो पॉल ऑफ सैडनेस को रिमूव कर देती हैं फ्रॉम आवर लाइव्स और हमारी स्पिरिट्स को अपलिफ्ट करती हैं। ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर आर अ बूम फॉर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर आर अ बूम फॉर ह्यूमन बींग्स। द सन, द मून, द ट्रीज, द डैफोडिल्स, सिंपल शीप, क्लियर स्ट्रीम्स, फॉरेस्ट, फर्न्स, मस्क, रोज एक्सेट्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लो, provide us peace and happiness. In addition to these lovely objects of nature, there are also poems and plays to make life meaningful. In the glorious achievements of mighty heroes and magnificent rewards by God on the day of judgment for those mighty men, lovely tales of olden days are endless sources of everlasting joy. तो वो कह रहे हैं कि हाँ, इतने सारे नेचर में चीज़ें हैं, but obviously tales of mighty people, who have lived before us, who have achieved great things, that's also something which nature has given us to make us feel inspired. आपको पता है, आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते होगे, आपको वही इफेक्ट आता होगा। ठीक है, the poet feels that nothing can surpass the beauty of nature. They are an elixir of life. They are like an endless fountain that pours an immortal drink from heaven into our hearts, and so beauty is a gift of God that gives joy forever. तो वो कह रहे हैं कि हमें हेवन से मिलती हैं ये चीज़ें, हेवन से ब्यूटी दी जाती है ताकि हम एक बेटर जिंदगी जी पाएं, and that is why all these things are very very important. Nature is very very important. Again, इन क्वेश्चंस को देख लेना और पोएट्री वीडियोज़ के एंड में पोएटिक डिवाइसेस को एग्जामिन कर लेना। रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोर्ट्रे करता है द स्ट्रगल्स ऑफ रूरल लाइफ। या आप आपको पता होगा द डिवाइड बिटवीन रूरल एंड अर्बन थ्रू द लेंस ऑफ अ फार्मर जो एक स्मॉल रोड साइड स्टैंड को ऑपरेट करता है या करती है।
द पोम डिस्क्राइब्स एक मॉडेस्ट स्ट्रक्चर, एक लिटिल ओल्ड हाउस विद अ न्यू शेड, जो एक एज ऑफ अ रोड पे होता है जहाँ पे ट्रैफिक आता रहता है. इट्स लाइक अ रोड साइड स्टैंड, वही तो मतलब है इस पोम का. द स्टैंड, while not directly asking for charity, relies on the flow of money from passing motorists to sustain itself. वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे एक ऐसी पॉपुलेशन है जो पैसे नहीं देती, बट सिंस ये सिटी के बाहर है, जो लोग सिटी से विलेज में आ रहे हैं या कहीं और इंटरस्टेट ट्रैवल कर रहे हैं, ये इन बाई पासेस को मोनेटाइज करने की कोशिश करता है, पैसे बनाने की कोशिश करता है. लेकिन ट्रैफिक इतनी जल्दी में होता है, उसको रीच करना होता है. इट शोज नो रिगार्ड फॉर द स्टैंड एंड इट्स ऑफरिंग्स. फ्रॉस्ट हाईलाइट्स द इनडिफरेंस ऑफ सिटी dwellers towards rural communities as evidenced by their reluctance to stop and support the local economy. Farmer lament करता है the intrusion of the city's influence on their simple way of life, symbolized by the artless paint of roadside stands advertising wild berries and squash. So basically यही बता रहा है कि जो सिटी वाले हैं, they don't care about us, they don't care about the rural communities, they don't want to support the local economy. ठीक है. और सिटी इन्फ्लुएंस इतना ख़राब हो गया दैट नोबडी वांट्स फ्रेश प्रोड्यूस एनी मोर. आपको पता होगा जो हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स आज सिटीज़ में लेते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं. दे आर रिडल्ड विद it's just very sad. They have so many bad things about them, full of chemicals, full of fertilizers. Yeah, it's not organic anymore, which is sad. Despite the farmer's efforts to make a living, एक underlying sense of resignation और sorrow है कि वो थक चुका है, उसकी कोई सेल्स नहीं हो रही हैं. ये स्टैंड रिप्रेजेंट करता है एक प्ली कि भाई प्लीज फाइनेंशियल सपोर्ट दो मुझे. आई वॉन्ट टू ब्रिज द गैप बिटवीन माई रूरल एंड अर्बन लाइफ. अर्बन लाइफ इज रिच, रूरल लाइफ इज पुअर, एंड दिस इज सिचुएटेड राइट इन द मिडल, राइट? सो दैट सिग्निफाइज लिटरली एंड मेटाफोरिकली अ ब्रिज. The farmer longs for the promises of prosperity and progress is often associated with city living which seem to be out of reach in the rural setting. आपको पता होगा रूरल सेटिंग, आपको पता होगा कि सिटी लाइफ में एक ग्लैमराइज्ड इमेज दी जाती है कि भाई नहीं पैसे चेस करो. मूवीज़ में दिखाया जाता है सिटीज़ में, न्यूयॉर्क स्पेशली द हब ऑफ फाइनेंस, राइट? ये पोम डेल्व करता है इनटू द थीम्स ऑफ लॉन्गिंग, डिसअपॉइंटमेंट एंड द डिस्पैरिटी बिटवीन अर्बन एंड रूरल एग्जिस्टेंस. ये रिफ्लेक्ट करता है चैलेंजेस फेस्ड बाय दोज लिविंग ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ सोसाइटी एंड देयर फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स टू अटेन द कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंसेस एंजॉयड बाय सिटी dwellers. Frost's portrayal of the farmer's plight evokes sympathy and prompts reflection on the unequal distribution of wealth and opportunities in society, which is the basic theme of this poem. And with that, we end the syllabus. Thank you guys so much for sticking with me. I know it's been a long video, but I got lots of requests, and I don't like making videos like these. But अगर आप लोग कुछ कहोगे और मैं deliver नहीं करूँगा, Grand Acad की team deliver नहीं करेगी, that would be sad. But yeah, guys, this is certainly not enough to make sure that you get a good score. This is meant for a last revision type effort. But I want you to actually, if you have time and if you have the resources, download our application, sign up for Grand Acad's Pro Max English course, जिसमें 7-8 घंटे के अंदर अंदर you'll be provided with everything you need. 7-8 घंटे के अंदर अंदर you'll be through with your syllabus completely, और उससे आप 95 मार्क्स अभी भी स्कोर कर सकते हो. डाउनलोड our app. Don't go away. Make it happen. All right. Till next time, keep winning, you champions.